हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। हीट के कुछ बढ़िया सवाल हैं, उसको करा दे रहे हैं। इस हीट में 4 टॉपिक हैं: थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, कंडक्शन और रेडिएशन। नीट के सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं। आईआईटी के भी सवाल है, उसको रिवीजन करा दे रहे हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर फंक्शन कर रहे हैं कि ब्रॉस है, रॉड है, कर रहे हैं कि दिया हुआ है, कर रहे हैं कि L2 - L1 कर रहे हैं कि किसी भी टेम्परेचर पर कांस्टेंट आ रहा है, कर रहे हैं कौन सा रिलेशन इसमें सही होगा। बताना जरा। 2 रॉड है, क्या है, 2 रॉड। मान लीजिए एक रॉड आपका यह है जिसका लेंथ मान लीजिए L1 है और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है। दूसरा रॉड मान लीजिए जिसका लेंथ L2 है, अगर है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2। ठीक, आपने क्या किया, आपने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर डिफरेंस दिया, कितना दिया, डेल्टा टी। आपने इसको टेम्परेचर डिफरेंस दिया कितना, डेल्टा टी। इस वाले रॉड को भी सेम टेम्परेचर डिफरेंस दिया, डेल्टा टी। तो टेम्परेचर देने के बाद क्या करेगा, इस कंडक्टर के अंदर या इस मेटल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस थर्मल एनर्जी को या इस टेम्परेचर को अब्सॉर्ब करके अपने एम्पलीट्यूड क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जिससे क्या होता है, लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। कब लेंथ बढ़ता है, जब इस थर्मल एनर्जी को या इस टेम्परेचर को अब्सॉर्ब करते हैं। अब्सॉर्ब करने के बाद अपना लेंथ क्या करते हैं, अपने एम्पलीट्यूड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जिससे लेंथ बढ़ जाता है। तो कहा है कि L2 - L1 का डिफरेंस कांस्टेंट बना चाहिए किसी भी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर दीजिए, L2 - L1 का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट बनाना चाहिए। कहा है कि L2 - L1 की वैल्यू क्या है कि कांस्टेंट होना चाहिए किसी भी टेम्परेचर। मतलब ये है कि मान लीजिए हम इस रॉड का लेंथ 5 सेंटीमीटर मान रहे हैं, इस वाले रॉड का लेंथ अगर हम 10 सेंटीमीटर मान रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर किसी भी टेम्परेचर पर 5 ही रहे, मतलब टेम्परेचर आप 30 कर दो, 40 कर दो, इनका जो डिफरेंस है वो 5 हो। मतलब इसका मान लीजिए लेंथ हमारे टेम्परेचर पर मान लीजिए 15 सेंटीमीटर आ गया, तो इसका मान लीजिए कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तभी तो डिफरेंस 15 - 15 20 - 15 कितना है, 5 सेंटीमीटर आएगा। मतलब यह है कि आप टेम्परेचर बढ़ाइए, लेकिन इन दोनों लेंथ का जो डिफरेंस है 5 सेंटीमीटर वो बना रहना चाहिए। तो बताना जरा, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dL2 डिवाइड बाय dt। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, माइनस dL1 डिवाइड बाय dt। ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। अच्छा ये बात होना, अगर आपने किसी कंडक्टर को या किसी मेटल को या किसी रॉड को अगर टेम्परेचर दे दिया, तो टेम्परेचर देने के बाद उसके रॉड के जो लेंथ में कितना इंक्रीज होता है, तो रॉड के लेंथ में जो इंक्रीजमेंट होता है डेल्टा एल, वो होता है अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। कितना जो है लेंथ बढ़ता है टेम्परेचर देने के बाद उस कंडक्टर या मेटल या रॉड को। अल्फा क्या होता है, उस रॉड का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एल होता है उसका इनिशियल लेंथ, और टेम्परेचर इतना टेम्परेचर आपने दिया। इसको जरा डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, dl बराबर हो जाएगा अल्फा एल इंटू dt। ये हो जाएगा। बताओ जरा सेम चीज है, दीजिए, तो जहां L है वहां पर L2 हो जाएगा, जहां अल्फा है वहां अल्फा 2 हो जाएगा। बताओ जरा यहां से हो जाएगा अल्फा 2 इनटू L2 हो जाएगा आपका dt डिवाइड बाय dt, माइनस सेम हो जाएगा अल्फा 1 इनटू L1 dt डिवाइड बाय dt बराबर 0। ठीक है, बताओ dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये भी dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा, अल्फा 2 L2 माइनस अल्फा 1 L1 बराबर 0। तो यहां से बनेगा अल्फा 2 इंटू L2 माइनस अल्फा 1 इंटू L1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा 2 इंटू L2 बराबर हो जाएगा अल्फा 1 इंटू L1। ये हो जाएगा उनके बीच का रिलेशन। कब, जब इनके डिफरेंस का लेंथ, मतलब लेंथ का डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो किसी भी टेम्परेचर पर, तो जो रिलेशन आ जाएगा हो जाएगा आपका अल्फा 1, ये हो जाएगा अल्फा 1 L1 अल्फा 2 L2, ये हो जाएगा आपका डिफरेंस। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहना है कि द पावर रेडिएट बाय बॉडी की रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ करने की वेवलेंथ कितना दिया हुआ है। तो बताइए, स्टीफन साहब ने कहा था, स्टीफन साहब ने अगर कोई मान लीजिए बॉडी है, स्टीफन साहब का अगर कोई बॉडी है, इस बॉडी का अगर टेम्परेचर T है, इस बॉडी का अगर टेम्परेचर T है, अगर इसका एरिया A है, तो इसके पर यूनिट सरफेस एरिया से, इस बॉडी के पर यूनिट सरफेस एरिया से पर सेकंड जो एनर्जी या इंटेंसिटी जो रेडिएट होती है, वो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस बॉडी के टेम्परेचर के पावर 4। ये किसने कहा था, स्टीफन साहब ने कहा था। जब प्रोपोर्शन हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है सिग्मा इंटू ई टेम्परेचर का पावर 4। सिग्मा क्या होता है, बीन्स को, मतलब ये स्टीफन कांस्टेंट होता है, ई होता है इमिसिविटी बॉडी का। ठीक है, अगर हमें बनाना है पावर, क्या बनाना है, पावर। पावर क्या होता है बताइए, पावर होता है इंटेंसिटी इनटू एरिया। ठीक है,
तो अगर पावर बनाना है तो इसमें क्या करिए, एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पावर आ जाएगा। बताओ जरा, इंटेंसिटी ये है, इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा सिग्मा एरिया इनटू ई टी के पावर 4। ये फार्मूला आ जाएगा पावर का, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर दिया नहीं है, लेकिन इन्होंने दिया हुआ है वेवलेंथ लैम्डा नॉट। एक चीज और समझना, विंस साहब यहाँ पर तो हो गया खत्म, स्टीफन साहब का। विंस साहब ने कहा था कि लैम्डा एम जो होता है, विंस लॉ, विंस लॉ, विंस लॉ ये कहता है कि जो लैम्डा एम होता है, क्या होता है लैम्डा एम, विंस लॉ, जो लैम्डा एम होता है, लैम्डा एम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी के टेम्परेचर के। ये किसके अकॉर्डिंग आया, ये विंस लॉ के अकॉर्डिंग आया। लैम्डा एम वो वेवलेंथ होता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ से जब हम प्रोपोर्शन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है बी, जिसे हम बोलते हैं विंस कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं विंस कांस्टेंट। तो यहाँ से टेम्परेचर वैल्यू कितना आ जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा बी अपॉन लैम्डा एम। टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बी अपॉन लैम्डा एम। बताया जा रहा है क्या है कि वेवलेंथ लैम्डा नॉट पावर पी है, वेवलेंथ लैम्डा नॉट पावर पी है, तो टेम्परेचर की मान लिया, बताओ ये पावर पी हो जाएगा, यहाँ से रख दो जरा, सिग्मा ए इंटू ई, यहाँ पर पावर 4 करोगे तो बी का पावर 4, टेम्परेचर रख रहा हूँ सीधे वैल्यू यहाँ पर, तो लैम्डा नॉट, बताओ लैम्डा एम कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट का पावर कितना हो जाएगा 4। इस टेम्परेचर को उठाकर मैं इसी क्वेश्चन में रख दी जाएगा। फिर कह रहे हैं कि अगर पावर एनपी हो जाए, पावर एनपी हो जाए, कितने वेवलेंथ हो जाए, वो दिया उन्होंने 3/4 लैम्डा। यहाँ बताना जो टेम्परेचर आ जाएगा टी नॉट मान लो उसको, हो जाएगा बी अपॉन लैम्डा एम पे देखिएगा ना तो 3/4 लैम्डा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे बच जाएगा 3 इंटू लैम्डा नॉट। अब इस टेम्परेचर पर पावर कह रहे हैं कि वो एनपी है, कितना पावर है एनपी, इधर बताना एन इंटू पी, एन इंटू पी हो जाएगा, बताना जरा सिग्मा एरिया इंटू ई, ठीक है। अब बताओ जरा इसका पावर करना है तो बी का पावर 4 हो जाएगा। इस टेम्परेचर को उठाकर, ठीक है, हम इस रिलेशन में रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बी का पावर 4 और 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा 256, 4 का पावर 4 हो जाएगा 256, ठीक है, डिवाइड बाय लैम्डा नॉट का पावर 4 हो जाएगा, लैम्डा नॉट का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81, ठीक है। इस टेम्परेचर को उठाकर इसी दिशा में सिर्फ टेम्परेचर वैल्यू करना है। बताओ जरा इस इक्वेशन को चाहो तो आप थोड़ा और अगर अच्छे से लिखो तो क्या हो जाएगा, बताओ सिग्मा ए ई इंटू बी का पावर 4 अपॉन लैम्डा नॉट का पावर 4 इंटू 256 डिवाइड बाई 81, ये हो जाएगा। बताओ ये क्या, ये आपका इनिशियल पावर कब, जब वेवलेंथ लैम्डा नॉट था। इसके जगह कितना लिख दीजिए, ये वाला पावर इनिशियल वाला, तो जब पावर इनिशियल रख दोगे तो हो जाएगा p इंटू 256 डिवाइड बाई 81, इस पावर से इस पावर कट गया। तो जो n की वैल्यू पूछा हमसे, किसके पूछा, वैल्यू ऑफ n, तो जो n की वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 256 डिवाइड बाई, जो n की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 256 डिवाइड बाई 81, ये हो जाएगा n2। तो ये दो लॉ इसमें एग्जिस्ट किए, पहला स्टीफन लॉ, दूसरा विंस लॉ। अच्छा सवाल था, देखो ये जो आपका आंसर हो जाएगा 2, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन लार्ज रूम हैविंग, कह रहे हैं कि टेंपरेचर इतना, कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन जो है न्यूटन्स लॉ कूलिंग पर रेडिएशन का सवाल है, पिछला वाला रेडिएशन का सवाल था, ये वाला भी सवाल रेडिएशन का है। न्यूटन्स लॉ कूलिंग पर बेस है। न्यूटन साहब का जो कूलिंग लॉ है वो ये कहता है कि फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, किसी बॉडी के स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए रेट ऑफ कूलिंग जो होता है, रेट ऑफ कूलिंग dt अपॉन रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस के। किसके टेम्परेचर डिफरेंस के, वो भी टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है वो कहाँ कहाँ होता है, बॉडी और सराउंडिंग बीच में। बॉडी और सराउंडिंग बीच मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी है हमारी, ठीक है, जिसका हमारी टेम्परेचर कितना है T है, थीटा मान लो, और सराउंडिंग टेम्परेचर मान लो थीटा। सराउंडिंग मतलब ये बॉडी जिस वातावरण में, जिस रूम में रखा गया है उस रूम का टेम्परेचर कितना है, थीटा मान लो, ठीक है। ये कहने मतलब है, यहाँ से जब प्रोपोर्शन हटाते हो एक कांस्टेंट आता है T, ठीक है। डेल्टा थीटा होता है टेम्परेचर डिफरेंस किसी के बीच में, बॉडी और सराउंडिंग के बीच में। तो जो थीटा हो जाएगा बॉडी माइनस सराउंडिंग। सराउंडिंग कितना है, थीटा नॉट, सराउंडिंग कितना है, थीटा नॉट है। इसको ऐसे लिख सकते हो डेल्टा टी डिवाइड बाई ये टाइम है आपका, टेम्परेचर डिफरेंस है, बराबर के
जो थीटा बॉडी होता है वो एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं? एवरेज। यहाँ से होता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2 माइनस थीटा नॉट। ये होता है न्यूटन साहब का कूलिंग। ठीक है, इसी पर सवाल लगेंगे। जरा बताना कह रहे हैं कि कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर कर रहे हैं कि रूम टेम्परेचर कितना दिया इन्होंने कि एयर टेम्परेचर कर रहे हैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, मतलब थीटा नॉट की जो वैल्यू है थीटा नॉट वो कितना दे दिया उन्होंने? 25 डिग्री। कितना दे दिया? 25 डिग्री। कह रहे हैं कि कोई बॉडी है कूल कर रहे हैं, तो कूल हो रहा है 80 से 70 में। मतलब ये है कि अगर हम कोई बॉडी मान लें, ये कह रहे हैं इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कूल हो रहा है बॉडी कितना हो रहा है बताओ? 70 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 से 70 डिग्री हो रहा है और कितना समय ले रहे हैं? 12 मिनट। कितना समय ले रहा है? 12 मिनट। कह रहे हैं कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है थीटा नॉट उसका वैल्यू इन्होंने दे रखा हुआ है कितना है? 25 डिग्री। कितना है? 25 डिग्री। ठीक है, अब जरा बताना इसी फार्मूले में इसको रखो जरा। डेल्टा थीटा का होता है थीटा 2 माइनस थीटा 1 थीटा 1 माइनस थीटा जो भी कहिए आप। बताओ जरा 80 से 70 हो रहा है तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 80 माइनस 70 डिवाइड बाई डेल्टा टी टाइम कितना टाइम है? 12। ये हो गया आपका डेल्टा टी T1 माइनस T2 या थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 कितना 80 है, थीटा 2 70 है, तो 80 माइनस 70 कितना समय ले रहा है? 80 70 में 12 मिनट बराबर। ठीक है, अब ज्यादा कह रहे हैं कि यहाँ पर होता है थीटा बॉडी का एवरेज वाला, और जो एवरेज होता है टेम्परेचर थीटा बॉडी का एवरेज वो होता है आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2। ये होता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी। थीटा 1 प्लस थीटा बाई 2 बताओ थीटा 1 कितना 80 है, थीटा 2 कितना 70 है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। कितना आ रहा है बताओ जरा? 80 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 माइनस फार्मूले में जो माइनस है ये माइनस रखिए। कितना है? रूम टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, 25 हो गया। इसको जरा और सॉल्व करो। ये कितना आ जाएगा? इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका 70। कितना हो जाएगा? 8 7 15 150 हो जाएगा। 80 70 150 कितना हो जाएगा? 150 माइनस नहीं 80 प्लस 70 हो जाएगा ये 8 7 15। हाँ सही है 150। ठीक है, डिवाइड बाई 2 माइनस 25 डिग्री। ठीक है, इसको और सॉल्व करिए। इधर के भी था। ठीक है, इसको जब काटोगे कितना हो जाएगा? 75। कितना बार कटेगा? 75 में। और 75 में से 25 घटा देंगे कितना बचेगा? 50। कितना बचेगा? 50। यहाँ से आ जाएगा 50 इंटू की। कितना जाएगा? 50 इंटू के। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा कितना? 75। 75 में से आप 25 घटा देंगे कितना बचेगा? 50 के। ये कितना आ जाएगा? 10/12। ये हो जाएगा आपका 10/12। ये वाला बराबर 50 डिवाइड बाई 50 इंटू की। 50 इंटू की बताओ 10 से 10 तो यहाँ से के वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? इसे मल्टीप्लाई करना जाएगा 1/60। जो के वैल्यू आ जाएगा कांस्टेंट जो है 12/60 के वैल्यू आ जाएगा 1/60। फिर कहना है कि वही बॉडी का है कि टाइम टेकन टू कूल फॉर द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 70 से 60। मतलब उसी बॉडी को अगर 70 से 60 डिग्री उसका टेम्परेचर हो रहा है तो उतना होने में कितना समय और वो लेगा। मतलब ये है। ठीक है, वही बॉडी है जिसका टेम्परेचर कितना है? 70। ठीक है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। 70 से इस बॉडी का टेम्परेचर हो रहा है भैया कितना? 60 डिग्री। कितना हो रहा है? 60 डिग्री। अगर है कि 70 से 60 होने में कूल होने में मैंने मान लिया कुछ समय ले रहा है कितना? टी। कितना समय ले रहा है? टी। और रूम टेम्परेचर कितना है? इन्होंने दिया हुआ है रूम टेम्परेचर जो थीटा नॉट उसका वैल्यू अभी वही है कितना? 25 डिग्री। ठीक है, सेम फार्मूला लगाइए वही वाला डेल्टा टी अपन हो जाएगा 17 माइनस 60 टाइम को मान लिया टी बराबर की। फिर हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना हो जाएगा? 7 और इसको ऐड करोगे तो 130। 130 डिवाइड बाई 2 एवरेज माइनस 25 हो जाएगा रूम टेम्परेचर बराबर। ये कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड करो तो जाएगा कितना? 65। कितना हो जाएगा? 65 में से घटा देंगे 25 तो कितना हो जाएगा? 65 में घटा दीजिए हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ से आ जाएगा 40 इंटू के। ठीक है, के वैल्यू आप निकाल चुके हैं। के वैल्यू कितना? 1/60। इस फॉर्मूला में इसको सॉल्व कर दिया जाएगा 10/t 10/t बराबर 40। ठीक है, इंटू के वैल्यू बता दे रहा 1/60। 1/60 ये कट जाएगा 10 से 10 ये 2 से कट जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6। यहाँ से आ जाएगा 2t बराबर 3। यहाँ से जो t की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2। तो जो टाइम हो जाएगा वो 3
नहीं टाइम टाइम पूछना ये अगला थोड़ा है 60 डिवाइड बाई 40 के वैल्यू 1/60। देखो फिर सॉरी दो जीरो कर दीजिए तो जाएगा 10/t और ये कितना आ जाएगा बताओ भैया 40 इंटू के वैल्यू 1/60। ठीक है तो 10 से 10 कटेगा तो 4t बराबर 60 हो जाएगा। 4t बराबर 60 मतलब ये है 4 इंटू टी की वैल्यू कितना आ जाएगा 60। तो जो टी की वैल्यू आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा भैया ये 15 मिनट। मतलब ये है कि वही बॉडी का टेम्परेचर 80 से जब 70 हो रहा है तो टाइम 12 मिनट ले रहा है। रूम टेम्परेचर कितना है रूम टेम्परेचर हो रहा है 25 डिग्री है। ठीक है उस बॉडी का फिर कह रहे हैं वही बॉडी मतलब उसी बॉडी का 70 से जब 60 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है कूल हो रहा है तो कह रहे हैं उतने समय मतलब कितना समय लिया 15 मिनट लिया। आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 15 मिनट मतलब लास्ट ऑप्शन। अच्छा सवाल है उनसे पूछा गया सवाल है न्यूटन से आपको नहीं सवाल है। ठीक है कह रहे कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर का एल्युमिनियम रॉड है कह रहे हैं नो लेंथ कह रहे हैं इतना देना कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर। फिर वही कह रहे हैं इनका जो लेंथ का जो डिफरेंस है वो टेंपरेचर पर डिपेंड नहीं कर। अभी मैंने बताया था पिछले पहले सवाल में कि जो अगर टेंपरेचर डिफरेंस दो और उसके रॉड का डिफरेंस में कोई मतलब वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो जो रिलेशन होता है वो होता है α1 L1 बराबर α2 into L2 α2 into L2 ये होता है। कब होता है जब दोनों रॉड का मतलब लेंथ का टेंपरेचर कोई इफेक्ट ना पड़े मतलब उनका जो डिफरेंस है वो किसी भी टेंपरेचर को वही बना है मतलब उसका डिफरेंस का जो है वो चेंज ना हो। बताया α1 की वैल्यू दिया हुआ कितना है 1.7 into 10 to the power -5। ठीक है लेंथ दिया हुआ 88 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया 88 सेंटीमीटर बराबर α2 दिया हुआ 2.2 into 10 to the power -5 लेंथ पूछ रहे हैं L2 वैल्यू पूछ रहे हैं जरा बताना 10 to the power -5 से ये कट जाएगा। ठीक है जो L2 की वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 1.7 into 88 डिवाइड बाई 2.2 बताओ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और कट जाएगा 4 टाइम्स में ये हो जाएगा आपका 68। जो सेकंड रॉड होगा उसका जो लेंथ हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। आपका जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा 4 पॉइंट। तो ये वाला रिजल्ट आप याद रखिएगा। ये रिजल्ट कब लगाएंगे जब हम टेम्परेचर दें दो बॉडी का लेकिन उनका टेम्परेचर उनका डिफरेंस तो कोई भी इफेक्ट ना पड़े तब ये रिलेशन होता है। ठीक है नेक्स्ट कह रहे हैं कि स्फेरिकल ब्लैक बॉडी कह रहे हैं विथ रेडियस कह रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर कह रहे हैं कितना पावर है। ये भी उसी पर स्टीफन लॉ पे मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी ठीक है इसका टेम्परेचर मान लीजिए T इसका रेडियस मैंने मान लिया R है। ठीक है इसका पावर दिया हुआ मतलब जो पर यूनिट सरफेस से पर सेकंड जो इंटेंसिटी या जो एनर्जी पावर जो रेडिएट हो रहा है उसका वैल्यू दिया 450 वाट। कितना दिया हुआ 450। दूसरी कोई बॉडी है ये ठीक है इसका कह रहे हैं कि टेम्परेचर का आपने क्या कर दिया डबल कर दिया। टेम्परेचर आपने क्या कर दिया डबल कर दिया मतलब 2T कर दिया। टेम्परेचर कितना कर दिया 2T और रेडियस कर रहे हैं कि आधा कर दिया रेडियस आधा कर दिया। ठीक है रेडियस आधा कर दिया। बताओ अगर रेडियस इसका एरिया का हम ये मान लें इसका अगर एरिया हम ये मान लें पहले वाले का अगर आपने रेडियस आधा कर दिया है बताओ इसका जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा A/4। अगर रेडियस आधा कर दिया तो जो एरिया हो जाएगा A/4। तो वही लगाइए स्टीफन लॉ क्या कहता है जो पावर रेडिएट होता है पर सेकंड पर यूनिट सरफेस एरिया से वो होता है सिग्मा A E T की पावर 4। ये लगाना है आपको स्टीफन लॉ का। अब याद बताना पहला पावर कर रहा है 450 कितना है 450 बराबर सिग्मा कांस्टेंट है एरिया कर रहा है पहला कितना A है। ठीक है इमिसिविटी कांस्टेंट है टेम्परेचर T की पावर 4 हो जाएगा। ये पहला बॉडी का। फिर दूसरा बॉडी का इसका पावर मान लीजिए P है यही पावर पूछ रहे हैं हमसे इसका पावर मान लीजिए P है तो P बराबर सिग्मा E इसका टेम्परेचर कितना है 2T है। अच्छा इसका एरिया कितना A/4 है सेकंड बॉडी का एरिया A/4 है टेम्परेचर कर रहे हैं 2T है 2T का करोगे पावर 4 तो कितना हो जाएगा 16T की पावर 4 16 into T की पावर 4 जरा बताना ये कट जाएगा 4 टाइम्स में। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करें डिवाइड कर दीजिए तो P डिवाइड बाई 450 बराबर अब सारी वैल्यू कट जाएगी बचेगा सिर्फ 4। देखो ये सब 4 बचेगा बाकी सिग्मा A ही कट जाएगा टेम्परेचर जो है ये भी कट जाएगा सिर्फ बचेगा 4। कितना बचेगा 4 तो जो पावर आ जाएगा दूसरे वाले बॉडी का हो जाएगा 1800 वाट
मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फोर्स हो जाएगा 0 जाएगा, हो जाएगा 2, हाँ 18। तो आपका जो पावर हो जाएगा सेकंड बॉडी का, जिसका रेडियस पहले वाली बॉडी के रेडियस का आधा है, टेम्परेचर डबल है, तो उसका जो पावर रेडिएट होगा पर सेकंड पर यूनिट सरफेस एरिया से वो हो जाएगा 1800 वाट। तो आपका जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा थर्ड इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है, ये सब स्टीफन से आपका रेडिएशन के सवाल है ये। सिक्स नंबर टू रॉड एंड बी डिफरेंट मटेरियल का है कि डिफरेंट मटेरियल आर वेल्डेड टुगेदर एज सच कर है कि इनका कंडक्टिविटी या केवन का कर है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट रॉड। बताओ ये दोनों रॉड किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। मैंने मान लिया कि दोनों का एरिया नहीं है, तो मान लिया दोनों का एरिया सेम है, कितना है एरिया, मैंने मान लिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ठीक है। तो कह रहा है इनका कॉम्बिनेशन का, अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, जो करंट फ्लो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। इसमें जो करंट फ्लो होता है उसे बोलते हैं हीट करंट। क्या बोलते हैं, हीट करंट। इसमें जो हीट करंट फ्लो होता है वो फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। इसी कारण टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो होता है। वहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में टेम्परेचर नहीं पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हीट करंट फ्लो करता था, करंट फ्लो करता था। लेकिन इसमें टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट करंट क्या होता है, फ्लो होता है। करें कि T1 पर T2 पर है, करें ये दोनों किस में लगे हुए पैरेलल में। तो करें कि अगर हम दोनों हटाकर एक लगाए, इन दोनों हटाकर एक कंपोजिट लगा दो, ठीक है। इन दोनों हटाकर एक लगा दीजिए, बताओ लेंथ कितना है d है और इसका कंडक्टिविटी मान लिया k इक्विवेलेंट, कितना मान लिया k इक्विवेलेंट। इसका एरिया a है, इसका एरिया a है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब यह है कि अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर हीट फ्लो हो रहा है पर सेकंड h1, कितना फ्लो हो रहा है h1, और इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर हीट फ्लो हो रहा है h2, तो इस क्रॉस सेक्शन से जो हीट फ्लो होगा उसको मान लो आप h, जो ये h की वैल्यू होगा उस h की वैल्यू हो जाएगा h1 प्लस h2। h1 प्लस h2 मतलब ये है कि जितना हीट फ्लो इस दोनों रॉड से होगा उतना जो थर्ड रॉड अकेले फ्लो करेगा। कहने मतलब ये है। अच्छा बताओ जरा, जैसे वहां पढ़ते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि डेल्टा V बराबर I into R, ठीक है। डेल्टा V बराबर I into R, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं टेम्परेचर डेल्टा T बराबर I, यहाँ I नहीं होता, यहाँ होता H, क्या होता है H into थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस वहां पर पढ़ते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस। अच्छा करंट फ्लो होता था किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। लेकिन यहाँ पर हम करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ I जगह होता है H बोलते हैं हीट करंट, वहां पर होता है रेजिस्टेंस, यहाँ पर होता है थर्मल रेजिस्टेंस। क्या होता है थर्मल रेजिस्टेंस, बताओ जरा। यहाँ से जो R थर्मल आ जाएगा, R थर्मल वो हो जाएगा आपका डेल्टा V अपॉन H, डेल्टा T अपॉन H, ये हो जाएगा आपका थर्मल रेजिस्टेंस। अच्छा दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों किसमें लगे हुए पैरेलल में। वहां पढ़ते थे पैरेलल में पोटेंशियल सेम वही चीज है, पैरेलल में दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जरा बताना, यहां से जो है H की जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, H की वैल्यू डेल्टा T अपॉन R, डेल्टा T अपॉन R इक्विवेलेंट, हां R ठीक है, R इक्विवेलेंट, ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा T, दोनों तीनों में पोटेंशियल क्या है बराबर है, इसका हो जाएगा आपका R1 प्लस डेल्टा T डिवाइड बाई R2, ठीक है। बताओ डेल्टा T तीनों में है, कॉमन है, कट जाएगा। यहाँ से जो आप लिखोगे R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जिसे वहां पढ़ते थे पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस अगर याद हो, सेम चीज वहां पर यही होता था पैरेलल में, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, किसमें जब कॉम्बिनेशन करते थे किसका, रेजिस्टेंस का। सेम वही चीज है यहाँ पर। अच्छा वहां पर रेजिस्टेंस होता था रो L अपॉन एरिया, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है थर्मल रेजिस्टेंस, यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू होती है L अपॉन KA, L अपॉन KA। L होता है इस रॉड का लेंथ जो कि डी दिया हुआ है, K होता है उस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया, K होता है कंडक्टिविटी, K होता है कंडक्टिविटी। बताओ इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा पहले वाले का R1 कितना हो जाएगा, बताओ भाई R1 हो जाएगा आपका, लेंथ कितना है D है, लेंथ कितना है D है। अच्छा बताओ एरिया कितना है A है और इसका कंडक्टिविटी कितना है K1 है, ये हो जाएगा आपका R1। सेम बताओ R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा लेंथ D है, ठीक है, कंडक्टिविटी K2 है, दिया है K2, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ये हो जाएगा R2। इसका बताना जा रहा R इक्विवेलेंट का, इसका हो जाएगा लेंथ वही है D है, लेंथ वही है D है। अच्छा बताओ जरा कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, K इक्विवेलेंट, जो कि यही हमसे सवाल में पूछा गया है। यहाँ लिख दीजिए K इक्विवेलेंट, क्या लिख दीजिए K इक्विवेलेंट,
और यहाँ पर जो एरिया इन्होंने ए लिया है यहाँ पर हो जाएगा 2a। कितना हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2 × a। ये हो जाएगा रेजिस्टेंस किसका, इस इक्विवेलेंट का। अच्छा ये रेजिस्टेंस इस पहले वाले का, ये रेजिस्टेंस दूसरे वाले का, सबकी वैल्यू यहाँ रख दो, सबकी वैल्यू यहाँ रख दो। जरा बताना R इक्वल बताओ, ये सारी टर्म नीचे डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा। देखो R इक्वल रखोगे तो ये D नीचे आ जाएगा, ये R इक्विवेलेंट K इक्विवेलेंट × 2a कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। K इक्विवेलेंट × 2a, ठीक है, डिवाइड बाय D बराबर 1/R1। R1 वैल्यू D/K A/K1, इसका अपोजिट करो तो हो जाएगा A/K1/D। यहाँ से हो जाएगा A/K1 डिवाइड बाय D। सेम चीज यहाँ पर हो जाएगा A/K2 डिवाइड बाय D, A/K2 डिवाइड बाय D। बताओ A/D सब में है, तीनों में है, कॉमन में काट दो। यहाँ से आ जाएगा 2 × K इक्विवेलेंट बराबर, यहाँ से जाएगा K1 + K2। ये हो जाएगा, हमसे K इक्विवेलेंट पूछने में बताओ जरा कितना हो जाएगा। K इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 + K2 डिवाइड बाय 2। ये हो जाएगा आपका K इक्विवेलेंट इस कंपोजिट सिस्टम का। आपका जो आंसर आ जाएगा K1 + K2 डिवाइड बाय 2। अच्छा सवाल था ये आपका सवाल था किससे, हीट ट्रांसफर से, मतलब कंडक्शन से। हीट ट्रांसफर का सवाल है, अच्छा सवाल है, हाल पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बॉडी कूल्स फ्रॉम टेंपरेचर 3T। सेम वही सवाल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर है। कह रहे हैं कि कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका टेंपरेचर 3T से कूल हो रहा है 2T में, 3T से कूल हो रहा है 2T में। इतना कूल होने में उन्होंने कितना समय लिया, 10 मिनट। मतलब 3T से टेंपरेचर 2T होने में इस बॉडी ने टेंपरेचर के वो कितना समय लिया, 10 मिनट, ठीक है। अच्छा रूम टेंपरेचर दिया इन्होंने, रूम टेंपरेचर T है, मतलब ये बॉडी जिस जहाँ रखी गई है वहाँ टेंपरेचर T है, ठीक है। यहाँ से बताओ क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, T2 या T1 - T2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T बराबर K θ1 + θ2 डिवाइडेड बाय 2 - θ0। जरा बताना। तो 3T एक बार वही फार्मूला लिख रहा हूँ, होता है आपका T1 - T2 डिवाइड बाय डेल्टा T बराबर होता है K θ1 + θ2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, माइनस θ। ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। जरा बताना 2T - 2T का बताओ, 3T - 2T अपॉन 10, ठीक है। अभी पता नहीं आपसे क्यों है, 3T - 2T अपॉन 10 बराबर हो जाएगा K, ठीक है, θ1 + θ2 डिवाइड बाय 2। तो 3T + 2T डिवाइड बाय 2, तो 3T + 2T डिवाइड बाय 2 माइनस हो जाएगा आपका T, ठीक है। जरा बताइए कितना हो जाएगा आपका T/10, कितना हो जाएगा T/10 बराबर K। ये हो जाएगा, बताओ इसको यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो बताओ 2T क्या यहाँ कर दे रहा हूँ, 3T + 2T - 2T डिवाइड बाय 2। इस 2T से 2T का जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जब बताना इस T से T भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ होता 1/10 बराबर आ जाएगा K/2, ठीक है। तो यहाँ से कितना एक कट जाएगा, तो जो K की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 1/5, कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट। कह रहे हैं कि नेक्स्ट 10 मिनट में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मतलब ये है कि 2T के बाद जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा नेक्स्ट 10 मिनट में। जरा बताना, वही बॉडी है 2T टेम्परेचर से कह रहे हैं कि टेम्परेचर मान लिया θ0 T0 मान लो, रूम टेम्परेचर θ0 की वैल्यू वही है, कितना है T है। कह रहे हैं इसको यहाँ से यहाँ होने मतलब कूल होने में कितना समय लग रहा है, 10 मिनट। कितना समय लग रहा है, 10 मिनट। से वही फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा मतलब 2T - T0 डिवाइड बाय 10, ठीक है, बराबर के वैल्यू कितना 1/5, कितना है 1/5, 1/5 नहीं होगा, देखो यहाँ से थोड़ी गड़बड़ हो रही है। ये कट जाएगा तो बचेगा आपका वो ये हो जाएगा 2/5 से कट जाएगा तो बचेगा 1/10 बराबर बचेगा 3K/2, ठीक है। तो कट जाएगा 5 टर्म्स में, K की जो वैल्यू आ जाएगा 1/50, कितना आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक
भैया ये कट गया 3t बच गया ना, ये इसके कट जाएगा 2 5 में कट जाएगा ये, इधर मल्टीप्लाई कर दो, चेक हो जाएगा 1/50। इस चेक वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए 1/50, फिर देखिए ऊपर थीटा मतलब 2t प्लस t0 डिवाइड बाई 2 माइनस हो जाएगा रूम टेम्परेचर T, माइनस हो जाएगा रूम टेम्परेचर T। इसको जब सॉल्व करते हैं जरा बताना, ये हो जाएगा आपका 2t माइनस t0 डिवाइड बाई 10 मिनट बराबर, अब यहाँ पे ये 15 है, क्या है 15। आप चाहो तो इसमें एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम ले लीजिए, इसको भी बाहर रखिए, ठीक है 1/15 को बाहर रखो, ठीक है। इसमें एलसीएम लोगे आप बताओ क्या हो जाएगा 2t प्लस t0 माइनस 2t डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब जब मैं ये 2t ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, बताओ जरा ये कट जाएगा 2 से 5 टर्म्स में कट जाएगा ये, और 5 से 3 टर्म्स में ये कट जाएगा, ठीक है। इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2t माइनस t0 बराबर आ जाएगा t0/3 ये हो जाएगा, ठीक है। अब चाहें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, कितना आ जाएगा बताओ 6t माइनस 3t0 बराबर t0। अब ये माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ जरा 4t0, कितना हो जाएगा 4t0। हमसे यही t0 पूछे हैं, तो t0 की जो वैल्यू हो जाएगा 6t डिवाइड बाई 4, इसको और सॉल्व करोगे तो 3/2 इंटू t, तो जो टेम्परेचर आ जाएगा हो जाएगा 3/2 डिवाइड 3/2 इंटू t, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 पर हो जाएगा। मतलब इन्होंने न्यूट्रॉन से आप कूलिंग को बहुत सारे सवाल बनते हैं, समझ गए। मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी 3t से 2t हो रहा है, कूल हो रहा है, कितना समय ले रहा है 10 मिनट, ठीक है। तो वहां से ये गुण निकाल दिया मैंने 1/50। फिर करें उसी बॉडी को मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, कहां से 2t से होकर है कितना टेम्परेचर कम हो जाए, उस टेम्परेचर कम होने में जो समय ले रहा है बॉडी वो कितना ले रहा है 10 मिनट ले रहा है। तो यार वो जो आपका टेम्परेचर जो है 3/2। अच्छा सवाल था, सोलह पूछा गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे हैं द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर टू सॉलिड कॉपर। कह रहे हैं कि दो सॉलिड कॉपर हैं, स्फीयर है, पहला है दूसरा है, ठीक है। ये पहला बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, दोनों कॉपर है तो दोनों का स्पेसिफिक मतलब ये है कि पहले का रेडियस आप r1 मान लीजिए, ठीक है, और दूसरे बॉडी का रेडियस मान लीजिए r2, ठीक है। दोनों कॉपर है तो दोनों का स्पेसिफिक जो हो जाएगा हीट वो दोनों का क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि टेम्परेचर को रेज करना है, टेम्परेचर को रेज क्या होता है, अगर टेम्परेचर को हम रेज करते हैं तो जो हीट देते हैं वो हीट होता है Q बराबर ms डेल्टा T, ms डेल्टा T ये होता है हीट देते हैं कब, जब बॉडी का टेम्परेचर को हमें बढ़ाना होता है। जरा बताओ डेल्टा T का सेम है, स्पेसिफिक हीट भी सेम है। अब दोनों का मास, इस वाले कॉपर का मान लीजिए मास m1 है, इस वाले कॉपर का मास m2 है, ठीक है। बताओ जब मास क्या होता है, होगा जो डेंसिटी होता है रो वो होता है m/वॉल्यूम, क्या होता है m/वॉल्यूम। तो जो m हो जाएगा वो हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r/Q, ये होता है। मतलब डेंसिटी भी सेम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों कॉपर हैं, दोनों अगर कॉपर बॉडी है तो डेंसिटी सेम 4/3 पाई, ये भी कांस्टेंट। जो मास आया वो r/Q के प्रोपोर्शनल आ गया, ठीक है। मतलब ये है कि सारे वैल्यू कांस्टेंट है, इस जगह आप ये लिख दीजिए जो Q भी आ जाएगा Q वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस की पावर Q की, क्योंकि S भी कांस्टेंट, S क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों बॉडी कैसे हैं सॉलिड कॉपर हैं, S भी कांस्टेंट, दोनों को सेम टेंपरेचर हम दे रहे हैं, दोनों को हम सेम टेंपरेचर डिफरेंस दे रहे हैं, तो सिर्फ बच जाएगा आपका रेडियस। इसको हटाकर चाहो तो आप एक अपने तरफ से K इंटू R की पावर Q ये मान लीजिए, ठीक है। अब जरा बताना पहले वाली बॉडी का मान लिया मैंने हीट दिया Q1, पहले वाली बॉडी को मैंने हीट दिया Q1 है, इसका हीट मतलब इतना टेम्परेचर देने के बाद बढ़ गया, उस Q1 की जो वैल्यू हो जाएगा K इंटू R1 की पावर Q हो जाएगा, ठीक। इसको Q1 बताओ, इस वाले बॉडी का जो हीट हो गया Q2 हो गया जब हमने टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ाया, कितना हो जाएगा बताओ Q2 हो जाएगा K इंटू R2 की पावर 3 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, Q1/Q2 बताओ जरा, R1/R2 पावर Q हो जाएगा, ये R1/R2 तो पावर Q हो जाएगा। इन्होंने दिया होगा कि R1 की जो वैल्यू है 1.5 R2 है, यहाँ पर रख दीजिए
1.5 R2 डिवाइड बाई R2 और पावर Q। R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा 1.5। इसको और सॉल्व करोगे यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा Q1 अपॉन Q2 तो कितना आ जाएगा? हो जाएगा 27 डिवाइड बाई। ऐसे सॉल्व करोगे भैया, इसमें दोनों तरफ क्या 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 अपॉन 10, 5 से काट दो, 3 टाइम से कर जाएगा, 2 टाइम से कर जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, अब 2 का क्यूब हो जाएगा। तो आपका जो हीट का जो रेशियो हो जाएगा उस बॉडी का हो जाएगा 27:8। अच्छा सवाल था ये, नीट यूटी 2020 में पूछा गया सवाल है। करें कि कप ऑफ कॉफी कूल फ्रॉम 90 अभी अपना सब कूलिंग का सवाल है, रेडिएशन का सवाल है। करें कि कॉफी की जगह मान लीजिए कोई बॉडी है, करें इसका टेम्परेचर 90 डिग्री से कम हो रहा है, ठीक है। इस बॉडी का टेम्परेचर 90 डिग्री से कम हो रहा है, कितना हो गया? 80 डिग्री। और इस टेम्परेचर को इतना होने में जो समय इन्होंने कह रहे हैं कि लगा, तो कितना समय लगा? T में। मतलब ये है कि बॉडी कूल हो रहा है 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री में, उसने जो समय लिया कूल होने में वो कितना लिया? T मिनट। कितना लिया? T मिनट। अगर है रूम टेम्परेचर, मतलब ये बॉडी जहाँ रखा गया है उसका टेम्परेचर दिया कितना? 20 डिग्री। कितना दिया? मतलब थीटा नॉट की जो वैल्यू है वो कितना दिया भैया? 20 डिग्री आपको दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय द सिमिलर कप ऑफ कॉफी कूल फ्रॉम 80 टू 60, मतलब 90 से 80 होने में टाइम की दे रहा है। तो कह रहे हैं कि टाइम 80 से 60 में कितना लगेगा? तो पहले इसको सॉल्व करिए आप। इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो T1 माइनस T2 तो 90 माइनस 80, 90 माइनस 80 डिवाइड बाई टाइम करें T लग रहा है, T हो गया बराबर 1 क्या होता है? K इनटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। भाई जो बॉडी टेम्परेचर लेते हैं कैसे लेते हैं? एवरेज लेते हैं। थीटा 1 प्लस थीटा बाई 2 तो 90 प्लस 80 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 170। कितना आ जाएगा? 170 डिवाइड बाई 2 माइनस रूम टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री है। कितना है? 20 डिग्री है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, इसको आप डिवाइड करो कितना हो जाएगा? ये 85। कितना हो जाएगा? ये 85। तो 85 में से 20 घटा दीजिए, कितना हो रहा है? 20। 85 हो जाएगा 2 8 16, हाँ 85। 85 में से 20 घटा दो, कितना हो जाएगा बताओ? 85 में से 20 घटा दो हो जाएगा आपका 65। यहाँ से आ जाएगा 65 इंटू के। कितना आ जाएगा? 65 इंटू के। बताओ इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 10 अपॉन टी बराबर हो जाएगा 65 इंटू के, ठीक है। यहाँ से जो के वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा बताओ भाई? 90 माइनस 60, ठीक है 90 और 70। ठीक है, देखिए जो वैल्यू हो जाएगा हाँ यहाँ से केक वैल्यू आ जाएगा 10 अपॉन 65 इंटू टी। इसको और सॉल्व करेंगे अगर इसको चाहो तो आप 5 से काट दो। किससे काट दो? 5 से। 5 से कर देगा जी तो 5 टू 10 13 5 65 तो जो केक वैल्यू हो जाएगा 2 अपॉन 13 टी। फिर कह रहे हैं कि वही बॉडी का टेम्परेचर 80 से 60 हो रहा है, 80 से 60 हो रहा है, मतलब यह है कि यही बॉडी है आपका। अब इसका टेम्परेचर 80 डिग्री से कम हो रहा है, कूल हो रहा है 60 डिग्री होने में। अगर है इसमें टाइम मैंने मान लिया कितना लग रहा है? T नॉट लग रहा है, यही टाइम पूछ रहा है। रूम टेम्परेचर मतलब जहाँ बॉडी रखा गया है उसका टेम्परेचर दिया है वही 20 डिग्री। सेम वही फॉर्मूला यहाँ लगाइए तो 80 माइनस 60 डिवाइड बाई T नॉट बराबर K, ठीक है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 एवरेज वाला तो 80 60 कितना आ जाएगा? 140। 140 से जब आधा कर दो कितना हो जाएगा? 70। कितना हो जाएगा? 70 माइनस 20। अरे भैया 80 प्लस 60 814 140। 140 को डिवाइड करो 2 से कितना है? 70। 70 से 20 घटा दें कितना बचेगा? 50। इसको घटाओ तो हो जाएगा आपका 20। इसको यहाँ लिख रहा हूँ तो 20 डिवाइड बाई T नॉट बराबर K। K की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं 2 अपॉन 13 टी। K की वैल्यू है यहाँ से वो है 2 अपॉन 13 टी, 2 अपॉन 13 इंटू टी, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ जरा? ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब जरा बताना 1 0 से 1 0, ठीक है। इस 2 से 2 कट गया तो जो T नॉट की वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू T नॉट बराबर आ जाएगा 13 इंटू टी। तो T नॉट की वैल्यू आ जाएगा 13 T डिवाइड बाई 5। 13 T डिवाइड बाई 5 आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेकंड।
मतलब उस बॉडी को 80 डिग्री से 60 डिग्री होने में जो समय लगा वो 13/5 लगा। उसी बॉडी को 90 से 80 होने में कितना समय लगा 30, और उसी बॉडी को 80 से 60 होने में समय लग रहा है 13t/5। न्यूटन से आपको सवाल देखो 21 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट टू आइडेंटिकल बॉडी का है कि मेड ऑफ कॉपर मटेरियल लेकर है कि हीट कैपेसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्म टेंपरेचर का है कि एक का टेंपरेचर दो बॉडी है आइडेंटिकल है, कह रहे एक का टेंपरेचर है 100 डिग्री, कितना है 100 डिग्री, और दूसरे बॉडी का टेंपरेचर कितना है 0 डिग्री। इन दोनों को एक साथ कह रहे हैं कि हमने कांटेक्ट मिला दिया। कांटेक्ट मिला दिया मतलब ये वाला बॉडी हाई टेंपरेचर पर, ये वाला बॉडी लो टेंपरेचर पर, इस वाले बॉडी से क्या होगा हीट रिलीज होगा। हीट क्या होगा रिलीज होगा क्योंकि हाई टेंपरेचर पर। इस वाले ये वाला बॉडी क्या करेगा लो टेंपरेचर पर तो हीट को क्या करेगा ऑब्जर्व करेगा। तो खैर है कि जब कांटेक्ट मिलाए ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता है ये तब तक करते हैं जब तक दोनों का टेंपरेचर क्या ना हो जाए बराबर ना हो जाए। ये जो ऑब्जर्व रिलीज की कंडीशन होती है तब तक होती है जब तक दोनों बॉडी का टेंपरेचर बराबर ना हो। मान लिया दोनों बॉडी का टेंपरेचर T हो गया, थीटा मान लो T मान लो, ठीक है। अब चूंकि कितना टेंपरेचर है कितना हीट डेवलप हुआ तो जो Q होता है, अब चूंकि ये वाला जो बॉडी है हाई टेंपरेचर पे ये क्या करेगा हीट को रिलीज करेगा, क्यों क्योंकि हाई टेंपरेचर पे तो कितना हीट रिलीज करेगा तो Q रिलीज m s डेल्टा T बताओ कितना आ जाएगा 100 माइनस T, 100 माइनस T, क्योंकि इसका टेंपरेचर कितना हो गया T हो गया, इनिशियल कितना था 100 तो m s 100 माइनस T। मतलब ये वाला बॉडी है ये इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसका इनिशियल टेंपरेचर 0 था। बताओ ये जो बॉडी है Q को ऑब्जर्व करेगा क्योंकि ये लो टेंपरेचर पर है। ऑब्जर्व क्यों करेगा क्योंकि ये लो टेंपरेचर पे मास इसका मान लीजिए आइडेंटिकल वाला इसका स्पेसिफिक S1 तो m into S2 ये हो जाएगा सिर्फ T, क्यों क्योंकि इसका इनिशियल क्या था 0 था। अच्छा बताओ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या करता है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि Q जितना हीट रिलीज होता है उतना ही हीट ऑब्जॉर्ब होता है, जितना हीट रिलीज होता है उतना ही हीट क्या होता है ऑब्जर्व होता है। मतलब ये है कि जितना हीट आपने पढ़ा हुआ है ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा, ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा। बताओ Q रिलीज कितना रिलीज कर रहे हैं ms 100 माइनस T m, क्योंकि हीट कैपेसिटी को है ना हीट कैपेसिटी क्या होता है C मतलब ms हीट कैपेसिटी, ms होता है हीट कैपेसिटी, ठीक है। बताओ जरा इस वाले बॉडी का हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा C1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा C1। तो बताओ इसको लिख दीजिए आप C1 100 माइनस T बराबर इसका होता C2 हो जाएगा, C2 कितना हो जाएगा m into S2, ठीक है। C1 कितना हो जाएगा m into S1, ये हो जाएगा आपका C1 100 माइनस T बराबर C2 into T, ठीक है। इसमें आप दोनों का मल्टीप्लाई करो तो C1 into 100 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद तो इसमें T दोनों तरफ में कॉमन ले लीजिए तो बनेगा C1 प्लस C2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा समझिए कैलकुलेशन में। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस इधर आएगा माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और दोनों टी में T क्या करेगा कॉमन ले लिया तो टेंपरेचर आ जाएगा वो आ जाएगा 100 C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, कितना आ जाएगा 100 C1, इसमें से आप C1 कॉमन कर लो, क्या कर लो C1 कॉमन कर लो तो 100 C1 को कॉमन कर लिया बनेगा 1 प्लस C2 डिवाइड बाय C1, ठीक है। बताओ इस C1 से C1 क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जो आपका टेंपरेचर आ जाएगा हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 1 प्लस C2 डिवाइड बाय C1, ये हो जाएगा आपका टेंपरेचर, ठीक है। इसको यहाँ से टेंपरेचर क्या लिखा तो जो आ जाएगा टेंपरेचर कॉमन टेंपरेचर आ जाएगा इन दोनों बॉडी को कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 1 प्लस C2 डिवाइड बाय C1। अच्छा एक चीज कह रहा है इन्होंने कहा है कि जो हीट कैपेसिटी है वो टेंपरेचर के साथ इंक्रीज करता है, मतलब जो हाई टेंपरेचर पे होगा उसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा, मतलब ये कि C1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है C2, ठीक है। बताओ यहाँ से 1 की जो वैल्यू आ जाएगा वो लेस देन आ जाएगा C2 अपॉन C1 ग्रेटर देन, मतलब C2 अपॉन C1 वैल्यू 1 से क्या है कम है। बताओ अगर ये वैल्यू 1 से कम है तो 1 से कम तो 1.5 मान लीजिए, अगर ये वैल्यू 1.5 है मतलब 1 से 0.5 मान लीजिए, 1 से कम है 0.5 मान लीजिए, अगर ये वैल्यू 0.5 है तो इसमें ऐड करोगे 1 तो कितना आ जाएगा 1.5, मतलब ये है कि ये जो पूरी नीचे की वैल्यू है 1 प्लस C2 डिवाइड बाय C1 की वैल्यू लेस देन 2 आएगी, क्या आएगी लेस देन 2, क्यों क्योंकि ये वाली जो वैल्यू C2 अपॉन C1 है ये 1 से कम है, देखो 1 से कम है। अगर ये C2 अपॉन C1 वैल्यू 1 होता
तो 1 + 1 2 हो जाता है, 2 से डिवाइड करते हैं तो जो टेम्परेचर आता है हो जाता है 50 डिग्री। अगर इसकी वैल्यू अगर 1 के बराबर होती Cto/C1 तो 1 + 1 2 डिवाइड बाई 100 कितना आता है 50 डिग्री। मतलब इसकी वैल्यू 1 से कम है तो जो नीचे की वैल्यू आएगा ये 2 से कम आएगा। अगर नीचे की 2 से कम आएगी तो जो टेम्परेचर आएगा वो 50 से ज्यादा आएगा। 50 से मतलब जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ज्यादा? अगर ये बताइए Cto/C1 वैल्यू मान लो अगर 1 होता, अगर 1 होता तो 1 + 1 2 तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 50 डिग्री। लेकिन जो नीचे वैल्यू है 2 से कम है, 2 से कम है तो जो वैल्यू आएगा टेम्परेचर 50 से ज्यादा आएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा मोर देन 50। अच्छा सवाल था, कैलोरीमेट्री का सवाल है, बढ़िया सवाल है कैलोरीमेट्री का। नेक्स्ट करें पीस ऑफ आइस करें फॉल फ्रॉम हाइट एच करें क्योंकि आइस है, ठीक है, मास ml लो, h हाइट से क्या कर रहा है फॉल हो रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस कह रहे हैं कि मेल्ट कंप्लीटली मेल्ट हो जा रहा है, ये आइस जो है कंप्लीटली मेल्ट हो जा रहा है। अगर मेल्ट होगा तो क्या बनेगा वाटर बनेगा। कह रहे हैं कि 1/4 पार्ट जो है हीट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इसका जो एनर्जी यहाँ पर होगा इस आइस का पोटेंशियल कितना होगा mg × h, ये हो जाएगा इस वाटर का पोटेंशियल। करेंगे जो एनर्जी है इसका 1/4 पार्ट केवल हीट प्रोड्यूस कर रहा है, 1/4 पार्ट मतलब U/4 जो है हीट प्रोड्यूस कर रहा है। बोला इन्होंने कि ओनली 1/4 पार्ट ऑफ द हीट प्रोड्यूस ऑब्जर्व हो रहा है कि अगर ये आइस मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग का मतलब फेज चेंज हो रहा है क्योंकि आइस मेल्ट हो क्या बनेगा वाटर। फेज चेंज के दौरान जो हम हीट लिखते हैं वो m × l ये लिखते हैं। U mgh डिवाइड बाई 4 बराबर हो जाएगा m × लेंथ l। m से m कैंसिल, हमसे पूछे हाइट तो हाइट की जो वैल्यू आ जाएगा 4 लेंथ l डिवाइड बाई ग्रेविटी। बताओ जरा सारा वैल्यू दिए हैं 4 स्पेसिफिक हीट जो है बता कर लेंथ होता है लेटेंट हीट ऑफ दिया इन्होंने। लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना है 3.4 × 10⁵ 3.4 × 10⁵ लेटेंट हीट। नीचे ग्रेविटी वैल्यू 10 दिया हुआ है। अब इस 10 को ऊपर ले जाओगे एक और कम हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो h की वैल्यू आ जाएगा 136 डिवाइड × 10⁻⁴ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको चाहो एक डेसिमल और ले जाओ, इसको पावर 3 लीजिए। इसे कैसे ले सकते हैं 136 × 10⁻3। अगर ये आपको किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, लेकिन आंसर मीटर में नहीं, आंसर देंगे किलोमीटर में। तो 10⁻3 ले लीजिए किलोमीटर, तो जो आपका हाइट आ जाएगा वो आ जाएगा 136 किलोमीटर। क्या जाएगा 136 किलोमीटर। मतलब इतने हाइट से जो है आइस क्या हो रहा था फाड़ हो रहा है। तो आपको जो आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट। अच्छा जो सवाल है इसको पूछा गया सवाल है, कैलोरीमेट्री का बढ़िया सवाल है। कह रहे हैं कि ब्लैक बॉडी का रहा है टेम्परेचर इतना है, फिर वही रेडिएशन कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये विन्स लॉ का है। विन्स लॉ क्या कहता है? विन्स लॉ कहता है कि जो लैम्डा एम होता है वेवलेंथ बॉडी का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी के टेम्परेचर को। मतलब ये है कि ये लैम्डा एम वह वेवलेंथ है जिसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा क्या रेडिएट होती है। अगर हम ग्राफ बनाएं ये आपका एनर्जी और ये आपका मान लीजिए वेवलेंथ, क्या होना चाहिए वेवलेंथ, ठीक है। तो जो लैम्डा एम होता है ये होता है लैम्डा ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, इससे भी ज्यादा वेवलेंथ आपको आगे मिलेगा, लेकिन ये वह वेवलेंथ है जिसके कोरस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होती है एमिट होती है रेडिएट होती है। देखो इस ग्राफ में जाओ, इसमें देखो सबसे ज्यादा एनर्जी क्या हो रही है रेडिएट हो रही है रिलीज हो रही है। ये लैम्डा एम वह वेवलेंथ है जिसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा रेडिएट होती है। तो पहले लैम्डा निकालिए, लैम्डा कैसे निकालोगे बताओ। अगर ये प्रोपोर्शनल है तो यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो आता है विन्स कांस्टेंट V/T। V होता है विन्स कांस्टेंट, दिया है वैल्यू 2 × 8 × 10⁶। यहाँ रख दीजिए 2 × 8 × 10⁶ डिवाइड बाई, अच्छा इन्होंने दिया टेम्परेचर कितना है 5760 576। इसको सॉल्व करने पाता है 500 नैनोमीटर। कितना जाएगा 500 नैनोमीटर। मतलब ये वह वेवलेंथ है जिसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, वो वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है। तेरा ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना दीजिए, ठीक है। ये आपका एनर्जी है, ये आपका क्या है वेवलेंथ लैम्डा है। बताओ ये जो लैम्डा है हमारा 500 नैनोमीटर पर एनर्जी सबसे ज्यादा रेडिएट होती है, मतलब 500 मीटर यहाँ पे
नहीं तो बोलेगा 500, क्योंकि इस पर जो है एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी दिया गया है। कह रहे हैं कि बाय द बॉडी एट द वेवलेंथ 250 नैनोमीटर पर। कह रहे हैं कि अगर उसके पास मतलब वेवलेंथ 250 हो तो एनर्जी जो एमिट हो रही है E1 हो रही है 250 कहां मिलेगा? ये आपका 500 नैनोमीटर था, ये आपका 500 नैनोमीटर, तो 250 बताओ इसके इधर मिलेगा लेफ्ट, तो 250 कहीं यहाँ मिलेगा। ठीक, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ में जाओगे नहीं तो जाओगे तो ये आपका हो जाएगा आपका U1। क्या हो जाएगा? U1। फिर कह रहे हैं कि वेवलेंथ 500 नैनोमीटर पर जो एनर्जी कह रहे हैं कि एमिट है जो भी रेडिएट हो रही है 1000 U2 हो रही है, तो 500 नैनोमीटर ये है, ये 500 नैनोमीटर जो है यही आपका क्या है? लैम्डा m है। कितना है? लैम्डा m। इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना इन्होंने बोला है? U2 बोला है। ठीक, फिर कह रहे हैं कि 1000 कहाँ मिलेगा? 1000 कहीं आगे मिलेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग U3 यहाँ मिलेगा, तो जो U3 मिला आपका वो यहाँ मिला U3। अब बताओ कौन एनर्जी सबसे ज्यादा है? U2 सबसे ज्यादा है U3 से भी, और U1 से। यहाँ से जो रिलेशन लिख सकते हैं U2 इज ग्रेटर देन U1 एज वेल एज U2 इज ग्रेटर देन U3। U2 इज ग्रेटर देन U1, U2 इज ग्रेटर देन एज वेल एज U1। क्यों? क्योंकि U2 पर जो है लैम्डा मिल रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी क्या है? रेडिएट हो रही है, रिलीज हो रही है। U1 उससे कम हो रही है, U3 पर सबसे कम हो रही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा U2 ग्रेटर देन U1। ये 20 रॉ था ये। तरह के आयरन रॉड है, ये कोई मान लीजिए आयरन रॉड है, क्या है? ये आयरन रॉड है। कह रहे हैं कि इसका टेम्परेचर इनिशियल कितना था? 0 डिग्री। इसका टेम्परेचर इनिशियल था 0 डिग्री, और आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया कितना? 100 डिग्री। कितना बढ़ा दिया? 100 डिग्री। अगर कि करें कि विदाउट बीइंग अलाउड बेंड और एक्सपेंड, मतलब ना ही बेंड हो रहा है ना ही एक्सपेंड हो रहा है, मतलब ये है कि आपने इस एंड को क्या कर दिया है? क्लैंप कर दिया हुआ है। इस एंड को क्या कर दिया है? क्लैंप कर दिया है। मतलब ये है कि अगर आपने टेम्परेचर दिया तो ये रॉड का जो है, ये रॉड कितना बढ़ना चाहता था? डेल्टा एल, उसका वैल्यू होता है अल्फा एल डेल्टा थीटा। अल्फा एल डेल्टा मतलब ये है कि टेम्परेचर देने के बाद इस रॉड की जो लेंथ बढ़नी चाहिए वो बढ़नी चाहिए अल्फा एल डेल्टा थीटा, लेकिन इतना रॉड का लेंथ बढ़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया? दोनों तरफ फिक्स कर दिया हुआ है, लेकिन रॉड इतना लेंथ बढ़ा जाता है आफ्टर गिवन टेम्परेचर। मतलब इस रॉड के अंदर क्या है? मैक्सिमम गुस्सा होगा। क्यों? क्योंकि ये इतना रॉड इतना लेंथ बढ़ना चाहता था, लेकिन इतना लेंथ बढ़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? दोनों तरफ इस रॉड क्या कर दिया? क्लैंप कर दिया, इसके एंड को फिक्स कर दिया गया, इतना लेंथ बढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए इसके अंदर मैक्सिमम गुस्सा, मैक्सिमम नाराजगी। बताओ जरा, इस नाराजगी मैक्सिमम गुस्सा को वजह से इसके अंदर आएगा स्ट्रेस। क्या आएगा? स्ट्रेस। उस स्ट्रेस की वजह से ये जो है रॉड है इस क्लैंप को एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। क्या? ठीक है, तो जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो आता है y इंटू स्ट्रेन, y इंटू स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया बराबर आ जाएगा y इंटू स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, डेल्टा एल कितना हो जाएगा? अल्फा एल डेल्टा थीटा। y इंटू अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा थीटा डिवाइड बाई एल। बताओ एल से कट जाएगा, इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो फोर्स आ जाएगा तो आएगा y a अल्फा डेल्टा थीटा। अब सारे बदल दीजिए, y को बताओ ये मतलब कितना? 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 11 इंटू एक क्रॉस सेक्शन ले दिया 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 क्रॉस सेक्शन ले दिया हुआ है। कारण कि जो अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ 10 टू द पावर -6 है, 10 टू द पावर -6, टेम्परेचर डिफरेंस 100, सॉल्व करने पर जो फोर्स आता है उसका वैल्यू आ जाएगा 10,000 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 10,000। मतलब यह है कि इतने फोर्स से ये रॉड इस क्लैंप क्या कर रहा होगा? हिट कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसको इतना लेंथ बढ़ना था, लेकिन इतना लेंथ बढ़ नहीं पा रही, इसलिए क्या करेगा? इतने फोर्स से इस क्लैंप को क्या करेगा? हिट करेगा। आपको आंसर आ जाएगा 10,000 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट। करें टू एंड ऑफ मटेरियल करें कि मेंशन टेंपरेचर 100 डिग्री एक्चुअली करें कि रेट ऑफ द हीट फ्लो करें कि ये मतलब कोई कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर का ये वाला एंड करें 110 डिग्री टेंपरेचर पर है, और ये वाला जो है आपका 100 डिग्री टेंपरेचर पर है। ठीक है, अगर जो इससे हीट फ्लो हो रहा है, हीट फ्लो उसका वैल्यू करें h, वो दिया इन्होंने कितना? 4.0 जूल पर सेकेंड। जैसे आप वहां पढ़ते थे पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा P और I T से वही चीज है। यहाँ पे डेल्टा H बराबर डेल्टा T बराबर H इनटू थर्मल रेजिस्टेंस R से वही चीज बता दे रहा। यहाँ पर डेल्टा T
टी बराबर हो जाएगा एच इंटू थर्मल रेजिस्टेंस आर। बताओ डेल्टा टी का टी हाई माइनस लो, बताओ 110 माइनस 100 बराबर हीट करने जाए कितना 4 इंटू रेजिस्टेंस आर कर लो। ठीक है, इसको इक्वेशन और रहने दीजिए। फिर कर उसी रॉड का अपना टेम्परेचर क्या कर दिया 200 से 210 कर दिया। मतलब ये है सेम रॉड उसका टेम्परेचर 210 से कर दिया, मतलब ये गलत। बताओ इसमें कितना आ जाएगा, इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा, कितना हीट जो है फ्लो होगा। बताओ से वो लिखो डेल्टा टी कितना आ जाएगा 210 माइनस 200। इसमें मान लीजिए आपको हीट फ्लो हो रहा है h नॉट, रेजिस्टेंस तो वही होगा, क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया वही है, लेंथ वही है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वही होगा। इस तरह दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। बताओ यहाँ से कर दो, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 बराबर 4 इंटू आर। ठीक, इसको आप करोगे तो ये भी आ जाएगा 10 बराबर h नॉट इंटू आर। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। 10 जन दोनों बराबर हैं तो 4 इंटू आर बराबर h नॉट इंटू आर। आर से आर कट जाएगा तो h नॉट की वैल्यू आ जाएगा 4r, सॉरी 4 h नॉट की वैल्यू आ जाएगा 4। मतलब जो है जो हीट फ्लो होगा सेकंड वाले कंडक्टर से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो शॉर्ट ऑप्शन में भी अच्छे से सवाल। नेक्स्ट कह रहे हैं कि स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पास इनटू 20 ग्राम वाटर। कह रहे हैं इतना है, कह रहे हैं कि बताना है टेम्परेचर का एसिडिक बताना है। कह रहे हैं कि वाटर बताना है उस वेजर में कितना, बताओ जरा। ये मान लीजिए कोई वेजर है, क्या है, कोई बर्तन है, इसमें मान लीजिए हीट है, वो पानी वाटर है। कह रहे हैं इसका जो मतलब मास दिया वाटर का वो दिया 20 ग्राम। कितना दिया हुआ 20 ग्राम। इनिशियल टेम्परेचर वाटर का कितना है 10 डिग्री है, कितना है 10 डिग्री। आप क्या कर रहे हैं इस वाटर में ऊपर से यहाँ से हीट को फ्लो करा रहे हैं, हीट स्टीम को क्या कर रहा है इसमें डालना है स्टीम को। अभी कितना डिग्री पर है स्टीम 100 डिग्री पर है, कितने पर है 100 डिग्री पर है। तो पहले कह रहे हैं कि हमको जो है फाइनल टेम्परेचर 80 पे लगाना है, फाइनल टेम्परेचर 80 पे लगाना है, वो भी लिक्विड वाटर बनाना है। बताओ स्टीम कितना है 100 डिग्री पर है। पहले स्टीम को बनाओ 100 डिग्री का वाटर, कैसे बनाओगे, अगर स्टीम का मास मान लीजिए m, स्टीम का मास मान लीजिए m, कैसे लिखिए m ग्राम स्टीम, m ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री है, एट 100 डिग्री। इसको बनाना है हमें m ग्राम को वाटर एट 100 डिग्री। बताओ स्टीम से आप वाटर में जा रहे हो, मतलब फेज चेंज कर रहे हो। अब फेज चेंज के दौरान बताओ जो ये क्यों रिलीज करेगा, क्यों रिलीज क्यों करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पे वाटर लो टेम्परेचर पे, ये जो है हीट को रिलीज करेगा, वाटर जो हीट को क्या करेगा ऑब्जर्व करेगा। तो जो क्यों रिलीज करेगा फेज चेंज के दौरान, बताओ जरा क्यों रिलीज। अच्छा, फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, m इंटू एल हो जाएगा। मास m है, एल दिया हुआ एल जो है कितना है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम 540 जो हो जाएगा क्यू रिलीज हो जाएगा 540 m। इतना हीट रिलीज करके ये स्टीम क्या बन जाएगा, m ग्राम का वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, m ग्राम का वाटर बन जाएगा, वाटर एट 100 डिग्री, एट 100 डिग्री। ठीक है, अब हमें बनाना है m ग्राम का वाटर ही बनाना है। ये बताओ कितने डिग्री बनाना है 80 डिग्री पर, मतलब टेम्परेचर को कम करना है। टेम्परेचर जब कम करोगे ये जो Q रिलीज करेगा, हीट जो रिलीज करेगा वो ms डेल्टा T के हिसाब से करेगा। जब टेम्परेचर चेंज लगाओगे, मास m है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होता है, टेम्परेचर बताओ 80 लाना है, तो 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा डिफरेंस 20 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ जरा, हो जाएगा 20 m। अभी क्या बन गया, m ग्राम का वाटर एट, यहाँ पे लिख m ग्राम का वाटर बन गया, कितने बन गया m ग्राम का वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना होने में इस स्टीम ने कितना हीट को रिलीज किया, तो टोटल ऐड कर दीजिए, हो जाएगा Q1, इसको मान लो Q2, तो जो हीट रिलीज करेगा टोटल वो कितना आ जाएगा 540 m प्लस 20 m। इतना हीट रिलीज करेगा, तो Q जो रिलीज हो जाएगा आपको कितना 560। ये स्टीम इतना एनर्जी, इतना हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, रिलीज करके क्या बनेगा m ग्राम का वाटर एट 80 डिग्री। अब बताओ वाटर क्या करेगा, वाटर जो इसने हीट को रिलीज किया है वो क्या करेगा, टेम्परेचर को रिलीज किया है, ये टेम्परेचर ऑब्जर्व करके अपना टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ाएगा। कौन, वाटर। तो वाटर की एनर्जी है, वाटर बताओ क्या है 20 ग्राम का वाटर, 20 ग्राम वाटर कितने टेम्परेचर पर, 10 डिग्री, 10 डिग्री पर है। इसको हमें बनाना है 20 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री,
तो बताओ इसको चाहिए Q ऑब्जॉर्व करेगा ये। भैया अगर इसको 20 मतलब 10 डिग्री से अगर हमको 80 डिग्री बनाना है, इसको क्या करना, हीट को चाहिए तभी बढ़ाएगा, टेम्परेचर चाहिए तभी बढ़ाएगा। तो टेम्परेचर चाहिए तो क्या करेगा, हीट को ऑब्जॉर्व करेगा, क्योंकि इसको टेम्परेचर बढ़ाना है, हीट जो रिलीज करेगा स्टीम उतना ही हीट क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा। तो m मास कितना आ जाएगा 20 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कहाँ पर ले जाना है आपको 80, तो 80 माइनस 10 डिफरेंस कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17, यहाँ से आ जाएगा आपका 1400 कैलोरी। 1400 मतलब ये वाटर इतना हीट को ऑब्जॉर्व करके अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा, कितना कर लेगा आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इसने हीट को क्या किया, ऑब्जॉर्व किया, इसने हीट को रिलीज करके कितना बना दिया, m ग्राम वाटर है 80 डिग्री। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री Q रिलीज बराबर Q ऑब्जॉर्व, Q रिलीज बराबर Q ऑब्जॉर्व। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बताओ Q रिलीज कितना हो रहा है 560 है, किसने रिलीज किया, स्टीम रिलीज किया 560 है। अच्छा Q ऑब्जॉर्व कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है, क्योंकि वाटर लो टेम्परेचर पर कितना ऑब्जॉर्व कर रहा है 1400 कैलोरी, 1400 कैलोरी। यहाँ से जो m की वैल्यू आ जाएगा वो जाएगा पर 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। ये किसका मास है, ये मास है आपका स्टीम का, लेकिन ये स्टीम किसमें बन गया, वाटर में। हमसे टोटल मास पूछे वाटर का, बताओ जरा टोटल मास हो जाएगा वाटर का, पहले कितना था 20 ग्राम, और ये स्टीम बन गया किसमें, वाटर में, कितना 2.5, इसमें ऐड कर देंगे तो 20 प्लस 2.5 कितना जाएगा आपका 22.5 ग्राम। ये हो जाएगा मास ऑफ वाटर, इतना मास हो जाएगा वाटर में, ठीक है, और उसमें मेजरमेंट किसका, वाटर का। आपका जो आंसर हो जाएगा 22.5 कैलोरीमेट्रिक सवाल है, बढ़िया सवाल है। लास्ट क्वेश्चन है, कि ब्लॉक विद टाइम पीरियड करें 15 सेकंड राइजिंग मेटेलिक पेंडुलम है, करें कि 15 सेकंड करें फास्ट करें कि मेटेलिक पेंडुलम। जरा बताना ये कोई मान मेटेलिक पेंडुलम है, क्या है मेटेलिक पेंडुलम है, ठीक है। इसका लेंथ मान लो आपका L है, ग्रेविटी नीचे G है, इसका जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का T वो होता है 2 पाई रूट के अंदर L/G, ये होता है टाइम पीरियड, ठीक है। ये टाइम पीरियड किस टेम्परेचर पर होता है, थीटा में, कैलिब्रेशन टेम्परेचर किस पर होता है, कैलिब्रेशन टेम्परेचर पर ये जो है पेंडुलम करेक्ट टाइम को शो करता है। कह रहे हैं कि अगर आपने टेम्परेचर को कैलिब्रेशन टेम्परेचर से ज्यादा कर दिया, मतलब ये है कि अगर आपने थीटा को टेम्परेचर को कैलिब्रेशन टेम्परेचर से ज्यादा कर दिया, बताओ जो लेंथ है ये बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मतलब टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो बताओ अगर टाइम पीरियड बढ़ गया, ये जो पेंडुलम है स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो हो जाएगा भैया, अगर हम ये कहते हैं कि ये पेंडुलम अगर हम कहते हैं कि 1 मिनट में अगर 5 बार ऑक्सीलेट कर रहा है, 1 मिनट में 5 बार ऑक्सीलेट कर रहा है एट कैलिब्रेशन टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यही जो है पेंडुलम 5 ऑक्सीलेशन कितने समय करेगा, 60 सेकंड ज्यादा लेगा, मतलब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मतलब यही 5 ऑक्सीलेशन 65 सेकंड 70 सेकंड हो सकता है। तब टाइम पीरियड बढ़ जाए तो जो पेंडुलम है वो स्लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर आपने थीटा लेस देन कर दिया, थीटा कैलिब्रेशन टेम्परेचर से कम कर दिया, ये आपके गर्मियों में होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये ठंडियों में होता है। अगर आपने थीटा लेस कर दिया किसी कैलिब्रेशन टेम्परेचर से, बताओ इसका जो लेंथ हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, तो पेंडुलम क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, पेंडुलम क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। बताओ मतलब ये इसमें होगा कि जो पहले 5 ऑक्सीलेशन 60 सेकंड होता था, अब वही वो 10 ऑक्सीलेशन देगा 60 सेकंड में, मतलब पेंडुलम क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको जरा देख लो। जो टाइम पीरियड होता है T बराबर 2 पाई रूट के अंदर L/G, इसमें क्या करें, दोनों तरफ ले लीजिए लॉग, कह लीजिए लॉग, तो लॉग T बराबर लॉग 2 पाई, ठीक है, लॉग 2 पाई प्लस लॉग रूट के अंदर L प्लस माइनस हो जाएगा लॉग G, क्या हो जाएगा, लॉग G, ठीक है। इसमें जरा और सॉल्व करेंगे तो लॉग T बराबर हो जाएगा लॉग 2 पाई, अच्छा ये रूट है, ये रूट फॉर पहला जाएगा लॉग में, तो 1/2 लॉग L हो जाएगा, लॉग L हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा लॉग G, क्या हो जाएगा, लॉग G, सॉरी लॉग G हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब इसका जो हो जाएगा 1/T डिफरेंशिएशन log x से क्या होता है, log x होता है 1/x, सेम वही 1/T into डेल्टा T बराबर ये बताओ पाई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 1/2
बताओ इसका लेंथ L इंटू डेल्टा L कर लो, क्या करो डेल्टा L, जी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भैया। तो डेल्टा L कितना होता है, डेल्टा होता है बताओ अभी टेम्परेचर देने पर जो लेंथ होता है L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ये होता है आपका डेल्टा L, यहाँ रखिए जरा, आ जाएगा 1/2 डेल्टा L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा डिवाइड बाई लेंथ L से L कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा आपका अल्फा इंटू डेल्टा थीटा डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका डेल्टा T अपॉन T वैल्यू। यहाँ से आप लिख सकते हो डेल्टा T अपॉन T का जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा थीटा डिवाइड बाई 2। इसी फार्मूले का यूज करना है इस क्वेश्चन में, जरा बताना, ठीक है, इसी फार्मूले का यूज करना है। बताओ डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है स्लो या फास्ट टाइम, करें कि क्लॉक करें कि टाइम पीरियड पर 15 सेकंड है, हैविंग मटेरियल जो 15 सेकंड है ये करेक्ट टाइम पीरियड है, टी की वैल्यू 15 सेकंड, किस पर है ये कैलिब्रेशन टेंपरेचर पर, करें पेंडुलम 5 सेकंड फास्ट हो गई, फास्ट ना मतलब जो थीटा होगा टेंपरेचर वो कैलिब्रेशन से कम हुआ होगा, तो वही लगाइए डेल्टा टी अपॉन टी बराबर अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइड बाई 2, यही लगाना है, ठीक है। बताओ डेल्टा टी क्या होता है, स्लो या फास्ट टाइम, कितना हो गया 5 सेकंड, ठीक है, और ये टाइम टी कितना है 15, इसको इसे रहने दीजिए बराबर अल्फा डेल्टा थीटा का हो जाएगा थीटा, फाइंड हमारा थीटा इनिशियल, तो टेंपरेचर जो हो जाएगा थीटा नॉट ज्यादा हो जाएगा कैलिब्रेशन टेंपरेचर, और जो है ये टेंपरेचर करे कितने पर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, कितने पर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, आ जाएगा थीटा नॉट माइनस 15 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि एंड 10 सेकंड स्लो ईच, 10 सेकंड स्लो हो रही है, स्लो तब होगा जब थीटा की वैल्यू टेंपरेचर की वैल्यू कैलिब्रेशन टेंपरेचर से ज्यादा हो। बताओ जरा सेम यही क्वेश्चन लिखोगे, कह रहे हैं कितना स्लो हो गया 10 सेकंड हो गया, कितना स्लो हो गया 10 सेकंड डिवाइड बाई टी बराबर अल्फा, अगर सेकंड स्लो हो गया तो जो फाइनल टेंपरेचर वो ज्यादा होगा किससे, कैलिब्रेशन से, कितना टेंपरेचर पर कर रहे हैं थीटा टू वैल्यू 30 डिग्री, कितने पर है 30 डिग्री, तो 30 माइनस थीटा नॉट डिवाइड बाई 2, हमसे पूछे हैं द फाइंड द टेंपरेचर एट व्हिच इट शो द करेक्ट टाइम पीरियड, मतलब ये जो 15 सेकंड है ये करेक्ट शो कर रहा है, तो इस मतलब 15 सेकंड का मतलब क्या टेंपरेचर रहा होगा पेंडुलम का, तो यही तो कैलिब्रेशन टेंपरेचर है, ठीक है ना, जिसको करेक्ट टाइम पीरियड शो करता है। तो बताओ जरा यहाँ से बताओ दोनों क्वेश्चन कर दिए डिवाइड, दोनों क्वेश्चन कर दिए डिवाइड, तो बताओ कितना आएगा 1/2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको इसे डिवाइड करोगे तो 30 कर जाएगा, 5 से कर जाएगा 10, 1/2 टाइम्स में बराबर आ जाएगा आपका थीटा नॉट माइनस 15, अच्छा अल्फा बाई 2 भी कट जाएगा, अल्फा बाई 2 दोनों में कट जाएगा, तो 30 माइनस थीटा नॉट, 30 माइनस थीटा नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 30 माइनस थीटा नॉट बराबर 2 थीटा नॉट माइनस 30, ठीक है, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 60 हो जाएगा, इधर जाएगा हो जाएगा 3 थीटा नॉट, कितना हो जाएगा 3 थीटा नॉट, थीटा नॉट की जो वैल्यू हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 3 मतलब आ जाएगा आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो टेंपरेचर है जिस पर ये पेंडुलम करेक्ट टाइम पीरियड शो करेगा, मतलब टेंपरेचर है कौन सा टेंपरेचर, कैलिब्रेशन टेंपरेचर है, हमसे पूछ रहे हैं जिस पर करेक्ट टाइम पीरियड शो करेगा, आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा गाइडिंग सवाल है, मेंस प्लस में पूछा गया सवाल है। चलिए मिलते हैं, आज की बात यहीं तक, बाकी बातें कल। थैंक यू, धन्यवाद।